आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुरादाबाद की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने छजलैट मामले में पूर्व सांसद आजम खान और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में आजम खान और उनके बेटे को 2-2 साल जेल की सजा सुनाई है। वहीं विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक मनोज पारस सहित सभी 7 आरोपियों को मामले में बरी कर दिया गया है। दरअसल ये मामला 15 साल पुराना है। 29 जनवरी 2008 को छजलैट पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था, जिसके चलते उनके समर्थक भड़क गए थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। इस हंगामे में अब्दुल्ला समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में हंगामा करने वाले सभी लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था। 2008 के छजलैट प्रकरण में कोर्ट से लगातार गैर हाजिर होने के कारण 2020 में कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था। अब इस मामले में आजम खान को अपना पक्ष रखने के लिए 20 फरवरी की तारीख दी गई है। बीते दिनों आजम खान को यूपी सरकार ने भी बड़ा झटका दिया था। लखनऊ में हुई बैठक में रामपुर के जौहर शोध संस्थान को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण और शोध संस्थान को सरकार ने वापस ले लिया था। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए जब आजम खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, तब 100 रुपए के सालाना लीज पर 100 वर्षों के लिए ये सरकारी शोध संस्थान मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दिया गया था। दरअसल मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट यह संस्थान चला रहा था और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान इस ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सीपीएम और कांग्रेस का बेमेल गठबंधन और दूसरी तरफ त्रिपुरा गठबंधन। त्रिपुरा में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने यही चुनावी बिसात बिछाई है। दावा तो ये है कि विपक्ष के जाल में बीजेपी उलझ कर रह जाएगी, लेकिन सर्वे के नतीजे बताते हैं कि दिल्ली में बैठकर सीताराम येचुरी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन त्रिपुरा की जमीन पर इस गठबंधन को लोगों ने नकार दिया। 16 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सभी दल अपने प्रमुख नेताओं से चुनाव प्रचार करवा रहे हैं। भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रचार कर चुके हैं। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री माणिक शाह जीत को लेकर अपना दावा ठोक रहे हैं। दूसरी ओर केरल में एक दूसरे के दुश्मन सीपीएम और कांग्रेस त्रिपुरा में एक दूसरे के साथ मिलकर भाजपा को चुनौती पेश कर रहे हैं। दूसरी ओर जनजातीय बाहुल इलाके में त्रिपुरा गठबंधन की भी अच्छी पकड़ है। इस बीच त्रिपुरा ओपिनियन पोल के नाम से एक मतदान पूर्व सर्वे आया है। सर्वे में 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में कहा गया कि इसमें ग्रामीण और शहरी इलाकों के मतदाताओं से डेटा इकट्ठा किया गया। ग्रामीण इलाकों के जनजातीय और गैर जनजातीय क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। सर्वे के अनुसार यहां की कुल 60 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 30 से 35, सीपीएम गठबंधन को 16 से 13 और त्रिपुरा गठबंधन को 13 से 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वोट शेयर की बात करें तो सीपीएम गठबंधन ने इसमें बाजी मारी है। सर्वे के अनुसार सीपीएम गठबंधन को 41% से अधिक वोट शेयर मिला। वहीं भाजपा गठबंधन को 32 से 39% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। दूसरी ओर त्रिपुरा गठबंधन को 16 से 21% और अन्य को 1 से 2% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। डेमोग्राफी के हिसाब से बात करें तो बंगाली हिंदुओं की पहली पसंद भाजपा है और सर्वे के मुताबिक करीब 60% बंगाली हिंदुओं द्वारा भाजपा को वोट देने का अनुमान जताया गया है। इसके बाद 30% बंगाली हिंदुओं को सीपीएम गठबंधन और 8% बंगाली हिंदुओं को त्रिपुरा गठबंधन को वोट देने का अनुमान जताया गया है। वहीं 2% बंगाली हिंदुओं ने अन्य पार्टियों को वोट दिया है। दूसरी ओर बंगाली मुस्लिमों की अगर बात करें तो इसमें सीपीएम गठबंधन सबसे आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रची जा रही है। ये ऐसी साजिश है जिसमें विदेशी भी शामिल हैं। इन सब की कोशिश पीएम मोदी को 2024 के चुनावों में रोकने की है। नई दिल्ली से लंदन तक कुछ ऐसी सीक्रेट बैठकें और मुलाकात हुई जिनके बाद इन खबरों ने और जोर पकड़ लिया है। माना जा रहा है कि ये सारी बैठकों, जिसमें 2024 का लोकसभा चुनाव ही अहम मुद्दा रहा, बैठकों में ये चर्चा की गई कि आखिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को कैसे रोका जाए। और इस पूरी खबर का खुलासा द संडे गार्जियन न्यूज़पेपर ने किया। इसकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि कुछ डिप्लोमेट्स और कुछ भारतीय भी इस पूरी योजना का हिस्सा हैं।
संडे गार्जियन अखबार ने दावा किया कि पिछले 3 महीनों में लंदन से लेकर दिल्ली तक अलग अलग बैठकें की जा चुकी हैं। पिछले 3 महीनों में 3 बैठकें सिर्फ दिल्ली में हुई और इन बैठकों में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें मोदी सरकार की कमजोरियों को हाईलाइट करना, सरकार के खिलाफ नेगेटिव परसेप्शन बनाना, 2024 से 6 महीने पहले सरकार के खिलाफ बड़ा कैंपेन चलाना शामिल है। मीटिंग्स में पूरा जोर इस बात पर है कि कैसे 2024 में पीएम मोदी को हराया जाए। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सितंबर महीने में पीएम मोदी के खिलाफ 180 दिन का मेगा कैंपेन चलाने पर भी योजना बनाई गई है और इस कैंपेन में पीएम मोदी के खिलाफ लोगों के बीच नेगेटिव परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाएगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी अडानी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। संसद से सड़क तक इस मामले की गूंज है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान की गहलोत सरकार ने अडानी को चुपके से 1-2 नहीं बल्कि 84,000 बीघा जमीन दे दी और 74 बीघा और देने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये कि अगर अडानी ने गोलमाल किया है तो फिर कांग्रेस की सरकार उसके साथ मिलकर कौन सा गुल खिलाने वाली है। यही वजह है कि अब अडानी मामले की गूंज राजस्थान विधानसभा तक पहुंच गई है। राजस्थान में अडानी का मामला बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौड़ ने उठाया। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार ने अडानी को 84,000 बीघा जमीन दे दी है। 74 बीघा जमीन और देने की फाइल भी मंत्री के पास पहुंच गई है। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ साठगांठ करते हुए भ्रष्टाचार किया, इसकी जांच होनी चाहिए। अब तक अडानी का नाम लेकर कांग्रेस ही केंद्र सरकार पर हमलावर रही है। पहली बार बीजेपी के नेता द्वारा राजस्थान विधानसभा में अडानी पर मिलीभगत और राज्य सरकार से साठगांठ के आरोप लगाए गए हैं। राठौड़ ने कहा कि हिंडनबर्ग का मुद्दा उठाकर विरोध प्रदर्शन करने वाले ये बताएं कि आपने 5 बार में अडानी को 84,000 बीघा जमीन कैसे दे दी। अब अडानी को 74 बीघा जमीन और देने की फाइल मंत्री जी के कार्यालय में कैसे पहुंच गई। कई तरह के घोटाले सामने आने के बावजूद भी राज्य सरकार अडानी को फायदा पहुंचाने की सोच क्यों रखती है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार अडानी ग्रुप से मिली हुई है। राज्य में अडानी ग्रुप और सरकार की मिलीभगत से हुए भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने अडानी ग्रुप द्वारा किए गए कई घोटालों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अडानी कौन है? ये वही है जिसने 7,440 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला किया। ये वही अडानी है जिन्हें आरटीपीपी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए कोयले का सिंगल टेंडर दिया गया। राजस्थान का अब तक का सबसे महंगा कोयला 17.18 हजार मीट्रिक टन खरीदा गया, जिसमें 1,042 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए दिए गए। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की मजबूरी है कि वह एआईसीसी को धन दे रही है। राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तुलना उस हाथी से की जिसके खाने के दांत अलग और दिखाने के कुछ और होते हैं। राठौड़ ने कहा कि साल 2019-20 में सीकर जिले के फतेहपुर में 9,000 बीघा जमीन दी। वर्ष 2020-21 में जैसलमेर के सिमवाड़ा में 25,000 बीघा जमीन दी। साल 2022 में जैसलमेर के करालिया में 400 बीघा, मोहनगढ़ में 38,000 बीघा, फतेहगढ़ में 13,000 बीघा जमीन दे दी। इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान भी 10,45,000 रुपए के 4,192 एमओयू साइन हुए। दावा ये किया जा रहा है कि 9 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट जमीन पर आया नहीं और रोजगार मिले नहीं। पहले 2022 में दावा किया गया था कि 4,90,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और बाद में कहा गया कि 9 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारत और पीएम मोदी के खिलाफ साजिशों का अड्डा बन चुकी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तर पर आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू की तो देश की सियासत में भूचाल आ गया। कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक इस छापेमारी में बेचैन हो गए। आयकर विभाग की टीम दफ्तर के अंदर कंप्यूटर डाटा की जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि बीबीसी के कर्मचारियों को घर जाने के लिए कहा गया है। बीबीसी दफ्तर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कर्मचारियों के फोन को भी जब्त किया गया। इस पूरे मामले की जानकारी लंदन मुख्यालय को दे दी गई है। संदेह है कि बीबीसी के वित्तीय लेन देन और टैक्स के रेगुलेशन को लेकर ये सर्वे किया जा रहा है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यहाँ हम अडानी के मामले में जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस ने बीबीसी परिसरों पर सर्वे के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन कर दिया गया। अब आईटी ने बीबीसी पर छापा मारा
अघोषित आपातकाल। बीबीसी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी विवादास्पद सीरीज इंडिया द मोदी क्वेश्चन के कारण चर्चा में आई। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में 2002 में गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को दिखाया गया। इसमें दंगों के दौरान मोदी के नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़े किए गए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज के वीडियो को यूट्यूब पर ब्लॉक कर दिया गया था और इसके साथ ही बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले ट्वीट भी ब्लॉक किए गए थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कई वीडियोस को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बीबीसी की सीरीज के झूठे नैरेटिव का और प्रोपेगेंडा का जिक्र किया और इसे इसका एक बड़ा हिस्सा बताया। बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई है। ये सीरीज गुजरात में 2002 में हुए दंगों पर आधारित है। तब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। गोधरा में हिंदू तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन में आग लगने के बाद कथित तौर पर हिंसा भड़की थी। हिंदू सेना के सदस्यों ने बीबीसी ऑफिस के गेट पर उसके विरोध में तख्तियां भी लगाई थीं। इन तख्तियों पर लिखा था बीबीसी भारत की एकता के लिए खतरा, साथ ही उसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा बीबीसी भारत की छवि खराब करना बंद करो। बीबीसी भारत छोड़ो के नारे की तख्तियां भी लिखी हुई लटकाई गईं। इंडियन डायस्पोरा के बैनर तले लगभग 50 सदस्यों ने नारे लगाए और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र में फ्रेमोंट की सड़कों के माध्यम से ये कहते हुए मार्च किया कि वे बीबीसी की भयावह और पक्षपातपूर्ण डॉक्यूमेंट्री को अस्वीकार करते हैं। फ्रेमोंट में मार्च करते समय लोग पक्षपाती बीबीसी और नस्लवादी बीबीसी जैसे नारे लगाते नजर आए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी को वाराणसी और उसके बाद प्रयागराज जाना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई तो कांग्रेस ने ये झूठी खबर फैलाना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी की फ्लाइट को वाराणसी में लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन कांग्रेस के इस झूठे दावे की पोल तब खुल गई जब वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट ने बताया कि ऑपरेटर की तरफ से फ्लाइट को कैंसिल किया गया था और कांग्रेस का यह आरोप था कि राहुल गांधी के विमान को एयरपोर्ट पर नहीं उतरने दिया गया। वाराणसी एयरपोर्ट ने एक ट्वीट में कहा कि 13 फरवरी 2013 की रात 9:16 पर एआर एयरवेज ने ईमेल भेजकर फ्लाइट कैंसिल करने की सूचना दी थी। कांग्रेस नेता अजय राय ने एयरपोर्ट अथॉरिटी पर इस मामले में गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी यहां आने के बाद प्रयागराज जाने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सरकार के दबाव के चलते उनके विमान को यहां लैंड नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि यहां ट्रैफिक जाम है और जानबूझकर अनुमति नहीं दी। कांग्रेस नेता राय अपने समर्थकों के साथ वाराणसी एयरपोर्ट पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए मौजूद थे। अजय राय का कहना था कि फ्लाइट लैंड नहीं करने देने को लेकर जब उन्होंने जिला प्रशासन से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहर में थीं और उनके जाने के बाद यहां जाम की स्थिति बनी हुई है। पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर उतरने और फिर काशी विश्वनाथ में दर्शन करने का कार्यक्रम था। उसके बाद उन्हें प्रयागराज जाना था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी का विमान आसमान में ही घूमता रहा और उसे लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के बयान से जाहिर है कि वाराणसी आने से पहले ही राहुल गांधी जो इस विमान में सवार थे उसके ऑपरेटर ने ट्रिप कैंसिल कर दी थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी की पोल पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई है कि आखिर इसने भारत के खिलाफ कैसे कैसे षड्यंत्र किए। बीजेपी ने जिस अंदाज और तेवर में बीबीसी के खिलाफ मोर्चा खोला है, माना जा रहा है कि जिस तरह इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर बैन लगाया था, वह मौका फिर आ गया है जब उसे भारत में बैन किया जा सके। बीबीसी पर भारत के खिलाफ जहरीला एजेंडा चलाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा कि इनकम टैक्स की कार्रवाई का विरोध करने वाले भी इस एजेंडे में बीबीसी के साथ हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली और मुंबई स्थित बीबीसी दफ्तरों पर इनकम टैक्स के सर्वे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीबीसी के काले इतिहास के कई उदाहरण गिनवाए। उन्होंने कहा कि बीबीसी दरअसल भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन है। उन्होंने कांग्रेस एवं विपक्षी दलों पर निशाना साधने के क्रम में बीबीसी को खुलकर भारत विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधियों के साथ क्यों होता है। अगर एक कानूनी संस्था अपना काम कर रही है और अभी कार्रवाई पूरी भी नहीं हुई है, किस आधार पर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो भी देश विरोधी ताकत है उसके साथ खड़े हो जाते हैं? आपका चरित्र ऐसा क्यों बन गया है? संयम नहीं बरत सकते हैं? आपका चरित्र ऐसा क्यों बन गया है कि जो भी देश विरोधी ताकत होगी, चाहे वो चाइना हो या बीबीसी हो, कई बार हमने देखा कि आतंकियों के साथ कांग्रेस के हाथ होते हैं।
बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस को नसीहत दी कि पार्टी कम से कम इंदिरा गांधी का एक्शन तो याद रखे। उन्होंने कहा कि बीबीसी के अगर कृत्यों को देखें तो ये पूरे विश्व का सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन है। दुख की बात तो ये है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा मेल खाता है। उन्होंने कहा कि बीबीसी का इतिहास कलंकित काला द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है। कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो याद रखना चाहिए कि किस तरह से देश की पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद बीबीसी पर बैन लगाया था। भाटिया ने बीबीसी को दो टूक कहा कि वह जब तक जहर नहीं उगलता है तब तक उसे भारत में काम करने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी भी संस्थान को यह हक नहीं है कि वह अपना एजेंडा चलाए। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कोई भी एजेंसी हो, मीडिया से जुड़ी हो, कंपनी हो, अगर भारत में काम कर रही है तो उसे भारत के कानून को मानना होगा, लेकिन किस तरह पत्रकारिता की आड़ में एजेंडे को आगे बढ़ाया जाता है वो आपके सामने रख रहा हूँ। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बीबीसी ने अपने एक प्रोग्राम में हमारे देश के खिलाफ जहर उगला। प्रोग्राम प्रेजेंटर ने कश्मीरी आतंकी को करिश्माई युवा उग्रवादी बताकर उसका महिमा मंडन किया। एक आतंकवादी जो भारत की अखंडता को चुनौती देना चाहता है उसको बीबीसी ने करिश्माई बताया। ये किस तरह की रिपोर्टिंग है? उन्होंने कहा कि आप भारत में काम करते हैं और भारत के संविधान को ही तार तार करते हैं, भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति, अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ क्या त्योहार हैं, क्या भाव हैं, ये बिना जाने बीबीसी ने कहा होली बहुत गंदा त्योहार है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।